Assalamualaikum. Dear students, welcome back to your chemistry learning platform. Today we are going to start our new chapter, that is chemical bonding. And in this chapter we are going to discuss firstly about the chemical bond and why do atoms form chemical bond. चलिए पहले देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड सिंपली एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या है? इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इज जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन एटम्स। अब जब भी दो एटम्स के दरमियान एक कनेक्शन होगा तो उस कनेक्शन को हम क्या नेम देंगे? केमिकल बॉन्ड। तो जब भी केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो वो दो एटम्स आपस में जुड़ के या तो कोई मॉलिक्यूल बना लेते हैं या फिर कोई ये कंपाउंड बना लेते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स व्हिच होल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। या तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा या फिर कोई कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक एटम है ए और एक एटम है बी। तो ये दो एटम्स आपस में जुड़े हैं, इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है और ये चेंज हो जाएंगे ए बी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल की अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, ये वो जनरल एग्जांपल थी ना, एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन, लाइक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो किसमें चेंज हो जा रहा है? O2, जो कि हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है। सेम अगर हम कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है। अब वाटर कैसा होता है? एक ऑक्सीजन है इसके पास और दो हाइड्रोजन है। ये इस तरह की बॉन्डिंग करता है। अब ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ दो केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ये मिलके क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब इनके दरमियान भी ये जो फोर्स है जिसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ के रखा हुआ है, और सेम इस तरह से यहाँ पे जो ये फोर्स है जिसने इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, तो ये फोर्स कौन सी फोर्स है? केमिकल फोर्स। ये केमिकल बॉन्ड है। अब हमारे पास केमिकल बॉन्ड की टाइप्स, थ्री टाइप्स हैं। ये थ्री मेन टाइप्स हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं। थ्री मेन टाइप्स में कौन इनके नेम क्या है? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इन तीनों बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के साथ। अब ये स्ट्रेट लाइंस मींस कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, अब इन तीनों केस के अंदर स्ट्रेट लाइन तो सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन को हमने किस टाइम आयनिक कहना है, किस टाइम कोवलेंट कहना है और किस टाइम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कहना है? तो ये हम ब्रीफली तो डिस्कस करेंगे ही कमिंग वीडियोस के अंदर, बट अभी के लिए इतना ही है कि ये दो जब भी, तो ये हम किसकी बेस के ऊपर कहेंगे कि ये किस एटम्स के दरमियान ही जुड़ी हुई है। ठीक है, किस तरह के एटम्स के दरमियान ये वाला बॉन्ड बन रहा है, उस एटम्स की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो बॉन्ड बना है वो आयनिक है, कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। अभी के लिए इस चीज को बस इतना ही अंडरस्टैंड करें कि बॉन्डिंग की जो टाइप है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एटम्स के ऊपर। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब जब भी एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये एक एटम ए है और एक एटम हमारे पास है बी। अब ये दो एटम जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो इन दोनों के पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे कि या तो केमिकल बॉन्ड बने या फिर केमिकल बॉन्ड ना बने। अब किस केस के अंदर ऐसा होगा कि केमिकल बॉन्ड बनेगा और किस केस में ऐसा होगा कि केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इस चीज को देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है रिपल्सिव फोर्स और दूसरी होती है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स। अगर तो ऐसा हो कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाए तब क्या होगा कि केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर ऐसा हो कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाए तब केमिकल बॉन्ड बनेगा। अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल देखें, मैग्नेट, मैग्नेट से तो सबने बचपन में खेला होता है। अब मैग्नेट क्या होता है कि अगर दो मैग्नेट्स को हम एक दूसरे के करीब लाएं तो उसकी कुछ साइड्स ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाती हैं, और जबकि कुछ साइड ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है। हम उनको जितना मर्जी एक दूसरे के करीब कर लें वो नहीं होते एक दूसरे के करीब। इट मीन्स कि उस केस के अंदर वहां पे क्या कौन सी फोर्स आ रही है? रिपल्सिव फोर्स आ रही है। वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। जबकि कुछ कंडीशंस में, ज्यादातर कंडीशन में ये होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी जो साइड्स हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के करीब आ गई हैं। जो मैग्नेट होता है ना, उसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड को हम एन का नेम देते हैं और एक साइड को एस का नेम देते हैं। अब जब एस के सामने एस आता है तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो कि एन के सामने एस आ जाए, ठीक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब जब अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, और जब ये रिपेल करना स्टार्ट करेंगे तो तब वहां पे केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स डोमिनेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब जब जब क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर्ड, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस केस के अंदर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा और ये एटम जो है वो चेंज हो जाएंगे एक नए मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि अभी हमने देखा ए और बी, ये आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं ए बी मॉलिक्यूल के अंदर। सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट कंडीशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट कंडीशन के। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी और जो एटम की सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इस केस के अंदर इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो नहीं बनेगा, और सेम इसी हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों है, आखिर क्यों उनको जरूरत पड़ी केमिकल बॉन्ड बनाने की, इसको देख लेते हैं। एटम्स हमेशा केमिकल बॉन्ड बनाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर सकें, स्टेबिलिटी, ताकि वो अपने सिस्टम की एनर्जी कम कर सकें। अब हमारे पास एक रूल होता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कि जब जब एटम की स्टेबिलिटी बढ़ती है तब तब उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये इनवर्स है एक दूसरे के, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अब एटम सिर्फ केमिकल बॉन्ड कब क्यों बनाते हैं, ताकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए और उनकी एनर्जी कम हो जाए। सिर्फ इस स्टेट को हासिल करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अभी हम पीछे वाली स्लाइड में भी पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी एटम केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, और वो तब मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाता है। सेम इस तरह से एटम्स भी क्यों बॉन्डिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को स्टेबल कर सकें। एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी, एटम के पास एक टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू वो अपनी एनर्जी को कम कर सकता है, मींस कि वो खुद को स्टेबल कर सकता है। और ये करता कैसे है, बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स, दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करके, दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना के। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है कि हर एक चीज अंडर बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, कि वो खुद को बेहतर से बेहतर स्टेट के अंदर लेके जा रही होती है। इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मींस जब उसकी एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी तो सारी सी बातें बढ़ जाएगी। एटम्स फॉर्म अ बॉन्ड बिकॉज दे वुड लाइक टू डिक्रीज देयर एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी, एटम्स अब बॉन्डिंग क्यों करती हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। और ये करते कैसे हैं, बाय कंप्लीटिंग देयर डबलेट एंड द ऑक्टेट। अगेन यहाँ पे दो चीजें जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है, डबलेट एंड ऑक्टेट। डबलेट का मतलब होता है 2, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। अब जब भी कोई एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस मतलब जो उसका आउटर मोस्ट आखिरी शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो सेम क्या कहेंगे, डबलेट। और अगर ऐसा है कि एटम जो है अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट। तो एटम ये दोनों स्टेट को गेन करना चाहते हैं। अगर उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट मींस कि क्या, वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो बस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखने के लिए खुद को क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, दूसरे एटम के साथ जुड़ना चाह रहे होते हैं। सपोज अगर कोई एक एटम ऐसा है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, किसी एक और एटम के साथ जुड़ जाएगा ताकि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए। सेम इसी तरह से अगर कोई ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेगा ताकि वो अपने वहां से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वो जस्ट अपने आप को 8 या 2 के अंदर चेंज करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। जब वो इस स्टेट के अंदर आ जाती है तब वो स्टेबल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तब भी वो मजीद बॉन्डिंग नहीं करते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि हमारी दुनिया जिसके अंदर हम लोग रह रहे होते हैं। सेम इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अब कौन रह रहे हैं, एटम्स रह रहे हैं। अब ये वाले एटम्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, बॉन्डिंग करते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, हम अपनी स्टेट को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। सेम इसी तरह से ये सारे एटम्स जो हैं ये भी बॉन्डिंग करते हैं ताकि ये खुद को बेहतर बना सकें। अब हमारे माइंड के अंदर भी एक माइंड सेट होता है, एक रोल मॉडल होता है जो हमने अपने माइंड में रखा होता है कि हमने फलां की तरह बनना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी एटम जो है इनके लिए भी एक रोल मॉडल है कि उनको किसी की तरह बनना होता है। अब किसकी तरह बनना होता है, वो है हमारे पास ये लास्ट कॉलम के नोबल गैसेस।
ठीक है, ये जो हमारे पास लास्ट कॉलम है इनको कहते हैं नोबल गैसेस। तो ये नोबल गैसेस इस पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे रिचेस्ट गैसेस हैं, इनके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये इन जैसा होने के लिए सारे एटम्स बॉन्डिंग करते हैं ताकि वो इन जैसे हो जाएं। अब ये हम पीछे पढ़ के ही आए, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, स्टेबल है। इट मींस कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्टेबल है। तो पीछे वाले ये जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, ये सारे एटम्स बॉन्डिंग करते हैं ताकि ये इन जैसे हो जाएं, और इनके वैलेंस शेल के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें हीलियम ऐसा है जो कि डबलेट रूल को फॉलो कर रहा होता है, जबकि जो ये नीचे वाली गैसेज हैं, रेस्ट गैसेज, ये फॉलो कर रही होती हैं ऑक्टेट रूल को। ये अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखती हैं, जबकि हीलियम अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वाई नोबल गैसेज आर स्टेबल। अब नोबल गैसेज स्टेबल क्यों हैं, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। नोबल गैसेज स्टेबल क्यों है, बिकॉज दे हैव 8 or 2 electrons in the valence shell. They follow the doublet and octet rule. They have lower energy, so they are stable. Noble gases are stable due to the presence of 2 electrons in helium. अभी हम पढ़ के आए कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, and 8 electrons in the outermost shell of the rest of the noble gases. जबकि बाकी नीचे वाले जितनी भी गैसेज हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8. This gives rise to the principle that having 2 electrons or 8 electrons in the outermost shell mean stability and hence unreactivity as well. अभी स्टेबिलिटी के लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, अनरिएक्टिविटी या फिर इनर्ट। इनर्ट, अनरिएक्टिविटी आर स्टेबल, बोथ 3 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है खुद को मॉडिफाई कर सकता है इस तरह से कि व्हाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, व्हाई नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव, व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। ठीक है, अगर ये इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आए तो आपने ये वाला आंसर राइट करना है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास था कि डबलेट एंड ऑक्टेट रूल, जो कि हम ऑलरेडी ही हर स्लाइड के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन दी गई है कि डबलेट क्या है और ऑक्टेट रूल क्या है। द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द डबलेट रूल, एंड इन द सेम वे द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द ऑक्टेट रूल, जहाँ पे जस्ट 2 एंड यहाँ पे जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, बाकी सेम स्टेटमेंट सेम डेफिनेशन के साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एटम जो हैं वो बॉन्डिंग करते क्यों हैं, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और नोबल गैसेस जो हैं वो अनइफेक्टिव क्यों हैं, और डबलेट एंड ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे चैप्टर का बिल्कुल स्टार्ट था जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया। नेक्स्ट हम इसको 1 by 1 इनकी सारी बॉन्डिंग्स और बाकी सब चैप्टर के अंदर जो भी हेडिंग्स हैं वो सारी क्लियर करेंगे। उन सबको क्लियर करने से पहले हमें मेन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लेते हैं हमारे पास एट बॉन्डिंग को क्लियरली अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कल के टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को एज इट फॉलो करते चले जाएंगे। दैट्स ऑल। Thanks for watching and kindly subscribe and press the bell icon button to get the updates. Allah Hafiz.